नमस्कार, मैं आरपी गुजर आप सबका सब कुछ सोल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज बहुत दिन बाद दोबारा से मैं उसी क्लास को तेज बैच को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर 3 वेन डायग्राम का लेके आया हूँ। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखना। कोई प्रॉब्लम होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन आप रेगुलर आपकी वीडियो डलेंगी। मैंने 2 टाइप वेन डायग्राम के कंप्लीट करा दिए थे। उस वेन डायग्राम में 3 टाइप थे, तो एक टाइप आज लेके आया हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब कुछ सोल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो पहला क्वेश्चन आज के वीडियो का, इसमें हमने लिखा है कि निम्नांकित आरेख में पुरुषों को आयत से, शिक्षकों को त्रिभुज से, शहरी को वर्ग से और लोक सेवक को वर्ग से निरूपित किया गया है। तो आपको ये बताना कि शिक्षित पुरुष कितने हैं इस डायग्राम से। इसमें सबसे पहले आपको डायग्राम को कंप्लीटली समझना पड़ेगा। मैंने पिछले 2 वीडियो पहले से अपलोड कर दिए हैं वेन डायग्राम पे। ये तीसरा वीडियो है जिसमें मैंने 3 बताए थे कि 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वेन डायग्राम से, जिसमें पहला टाइप, दूसरा टाइप बता दिया था। तीसरा टाइप का मैं इक्वेशन लेके आया हूं। तीसरे टाइप में आपको यानी ये वर्ग दे रखा है, प्रश्न में पहले से दिया हुआ है, और ये वर्ग रिप्रेजेंट किसे कर रहा है, प्रदर्शित किसे कर रहा है, ये प्रश्न में दे रखा है लोक सेवक को। फिर बोल रहा है कि जो ये आयत है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आयत आपको प्रश्न में पहले से दिया मिलेगा कि ये आयत पुरुष को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर अन्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हमारे इस प्रश्न में ये आयत ओनली फॉर ओनली पुरुष को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज भी प्रश्न में दे रखा है हमें किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ये त्रिभुज शिक्षक को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वर्ग शहरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको इसमें से प्रश्न 3-4 प्रश्न बनेंगे। इसमें सब प्रश्न, एक तो प्रश्न है उसमें सब प्रश्न बनेंगे। यानी पहला प्रश्न बन रहा है, ऐसे कितने शिक्षित हैं पुरुष जो शहरी नहीं है। शिक्षित पुरुष होने चाहिए लेकिन शहरी नहीं होने चाहिए, यानी ना तो वो इस खाने में आने चाहिए, शहरी भी नहीं होने चाहिए, और पुरुष होने चाहिए, शिक्षित होने चाहिए, यानी त्रिभुज में उनका आना कन्फर्म है। क्योंकि अगर त्रिभुज में आएंगे तभी तो वो शिक्षित होंगे। तो ये भी नहीं होगा, ये भी ओनली त्रिभुज में और पुरुष में केवल ये आ रहा है, ये वाला पोर्शन आ रहा है ओनली फॉर ओनली। 5 क्यों नहीं काउंट होगा? क्योंकि 5 पुरुष नहीं है, महिला हो सकता है। तो हमें केवल पुरुष देखना है और शिक्षित देखना है। तो हमें पुरुष और शिक्षित ओनली फॉर ओनली 11 मिलेंगे और आपका जो आंसर रहेगा वो सी आंसर रहेगा। ये रहा पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। अगर आप इस तरह के और एग्जाम्पल देखोगे इसी वीडियो में तो ये टाइप भी आपको कंप्लीटली समझ में आएगा। ये उसी क्वेश्चन का नेक्स्ट टाइप पूछा जाता है, या नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो, ऐसे कितने पुरुष हैं जो लोक सेवक हैं। पिछले प्रश्न में क्या पूछा था कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो शिक्षित पुरुष हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में पूछ लेता है कि ऐसे कितने पुरुष हैं जो लोक सेवक हैं। तो आपको ओनली लोक सेवक का ये बॉक्स देखना है। लोक सेवक पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जो वर्ग का पोर्शन है, वर्ग का जो भाग है, ये लोक सेवक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये देखो कि कितना वर्ग का भाग पुरुष में आ रहा है, कितना भाग पुरुष में वर्ग का आ रहा है। जो भाग आयत है, यानी पुरुष किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, आयत को, और वर्ग किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, लोक सेवक को। तो जितना भाग आयत में वर्ग का आएगा वो ही आपका आंसर रहेगा। तो देखो ये भाग आ रहा है, कितना भाग आ रहा है, यहां से लेके यहां तक आ रहा है, किसमें, पुरुष में, आयत में। तो कितने हुए जो लोक सेवक हैं और पुरुष भी हैं, 6 और 13 कितने हो गए, 19। और आपका आंसर कौन सा रहेगा, बी। आपको केवल देखना है कि कितने इसमें आ रहे हैं। आपको ये देखना नहीं कि शहरी तो इसमें प्रश्न में दे नहीं रखा है। अगर इस शहरी में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको केवल देखना है कि आयत और वर्ग, आयत और वर्ग को देखना है कितना पोर्शन दोनों में मैच कर रहा है। तो 6 और 13 19 आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। चलिए इसी का और भी प्रश्न ये देखो, और भी यहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ऐसे कितने पुरुष हैं जो शहरी लोक सेवक हैं।
पिछले क्वेश्चन में क्या था, ओनली लोक सेवक बताना था और पुरुष बताना था। अब उसमें एक काउंट और हो गया, वो है शहरी, यानी इसमें शहरी का भी भाग आना चाहिए। वर्ग में कौन कौन से भाग आना चाहिए, एक तो आयत का भाग आना चाहिए पुरुष का, दूसरा शहरी का भाग आना चाहिए। इन सबका जो एक जगह मिलके जो पोर्शन आएगा वो ही आपका आंसर रहेगा। तो देखो पुरुष का भाग तो यहां तक हो गया, लोक सेवक का भाग, लेकिन ये जो भाग है ये शहरी थोड़ी है, ये शहरी भाग नहीं है। शहरी भाग ओनली ये है जो पुरुष भी है। तो आपका आंसर कितना आएगा, 6 आपका आंसर आएगा। जो ऑप्शन में नहीं है नन ऑफ दीज कर देना, या फिर मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आंसर कौन सा रहेगा, डी आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पे ये देखना है कि ये जो 6 है वो शहरी भी है, लोक सेवक भी है और पुरुष भी है। प्रश्न में भी आपको यही पूछ रहा है कि ऐसे कितने पुरुष हैं, ये हो गया, शहरी है ये हो गया, और लोक सेवक है ये हो गया। तो इन तीनों का ऐसा भाग आपको छांटना है डायग्राम से जो भाग तीनों को रिप्रेजेंट करता हो, तीनों को प्रदर्शित करता हो, यही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। और इसी प्रकार के क्वेश्चन देखो, अगर आपको प्रश्न में बूझ ले कि ऐसे पुरुष बताओ जो ना तो शिक्षक है, ना ही शहरी है और ना ही लोक सेवक है, ऐसे पुरुषों को छांटने के लिए आपको इन तीनों डायग्रामों को छोड़ना पड़ेगा। ओनली आयत में इनको देखना पड़ेगा जहां पे ना तो त्रिभुज होगा, ना वर्त होगा और ना ही वर्ग होगा। तो एक तो 8 है, एक 9 है, एक 14। ये 8, 9, 14 ये ऐसे पुरुष हैं जो ना तो शिक्षक हैं, ना शहरी है और ना ही लोक सेवक है। तो इनको आपको ऐड करना पड़ेगा। कितना आएगा, 23 और 31 आपका आंसर रहेगा। अगर आपको प्रश्न में पूछे कि ऐसे कितने लोक सेवक हैं जो ओनली शहरी हैं, ओनली शहरी हैं, लोक सेवक बताना है जो ओनली क्या है, शहरी, तो यहां पे ये 10 भी काउंट हो जाएगा। ये काउंट हो जाएगा, कौन सा, 10 भी काउंट होगा। क्यों काउंट होगा, यहां पे आपको ये बाउंडेशन नहीं दे रखा है कि वो पुरुष ही होने चाहिए। यहां पे ओनली बाउंडेशन आपको ये करनी है कि वो एक तो लोक सेवक हो, ये क्या हो, शहरी हो, ना कि पुरुष। पुरुष हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आपको ये 10 भी इसमें क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि 10 शहरी भी है और लोक सेवक भी है, 6 शहरी भी है और लोक सेवक भी है। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 16 जो आपका आंसर रहेगा वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ही लेते हैं, टाइप नेक्स्ट ही लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ऐसा क्षेत्र जो पूर्णतः सरकारी क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता हो। आपको क्वेश्चन में डायग्राम मिलेगा, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा क्षेत्र है जो पूर्णतः सरकारी क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन दे रखा है 4, 5, 3, 1। इस नंबर में बताना है कि कौन सा नंबर ओनली सरकारी क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेगा। प्रश्न आपको डायग्राम पहले से बना हुआ मिलेगा, बहुत सिंपल है। अगर डायग्राम बनाना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर डायग्राम दे रखा है तो आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आप आंसर देखो। देखो ये 4 है, ये तो किसको, अर्ध सरकारी क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये त्रिभुज है, ये निजी क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आयत है, ये ओनली सरकारी क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन आयत में उस भाग को लेना है जो ना तो अर्ध सरकारी को रिप्रेजेंट करे ना निजी क्षेत्र को रिप्रेजेंट करे। तो ये ओनली 1 है, 1 जो नंबर है ये ऐसा नंबर है जो ओनली किसको रिप्रेजेंट करेगा, सरकारी क्षेत्र को। और आपका आंसर कौन सा रहेगा, डी। आपको 4 क्यों नहीं लेना, क्योंकि 4 सरकारी क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये अर्ध सरकारी क्षेत्र को भी रिप्रेजेंट करता है। 5 क्यों नहीं लेना, 5 निजी क्षेत्र को भी रिप्रेजेंट करता है, निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। जो आपका आंसर रहेगा वो 1 रहेगा। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटली आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों, अगर ये प्रश्न आपको समझ में आ गया तो समझ लेना वेन डायग्राम टॉपिक आपको कंप्लीटली समझ में आ गया, क्योंकि इस डायग्राम में आपको आंसर भी फाइंड करना है। पिछले 2 डायग्रामों में तो केवल आपको डायग्राम बना हुआ दे रखा था, ओनली आपको आंसर बताना था, तो उसमें तो बहुत इजी था। लेकिन इसको पहले आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, उसके बाद ही आप आंसर दे सकते हो। तो इसमें आपको मैं बताऊंगा कि डायग्राम कैसे बनते हैं। ये पहले भी बता देता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि डायग्राम बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको पता चलेगा कि डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है, और प्रश्न में, एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। तो देखो इसका सॉल्यूशन,
ये बोल रहा है कि दी गई आकृति में 10% छात्र और माता पिता हैं, 10% छात्र शिक्षक और माता पिता तीनों हैं, और 15% शिक्षक और माता पिता हैं, 35% छात्र और शिक्षक हैं, तो कितने परसेंट केवल छात्र, केवल शिक्षक और केवल माता पिता हैं, ये आपको बताना। इस प्रकार के प्रश्न का डायग्राम समझने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि कितने प्रकार के डायग्राम बनते हैं। पहले तो ये बात मैंने पिछले फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि 3 टाइप के डायग्राम बनते हैं। एक तो सम का बनता है, एक ओल का बनता है, और एक बनता है नो का। ये जो पहला टाइप था उसमें बताया था। सेकेंड टाइप में आपको बने हुए दे मिलेंगे, और थर्ड टाइप में बने हुए मिल भी सकते हैं और आपको बनाना भी पड़ सकता है। पहले 2 क्वेश्चन बता दिया बने हुए, और थर्ड क्वेश्चन ये देखो। सम के लिए हमेशा मैंने बताया था ये डायग्राम बनेगा। सम कब आएगा ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर कॉमन पार्ट दे रखा है प्रश्न में, कहीं भी कॉमन पार्ट है तो उसमें सम वाला बनेगा उस कॉमन पार्ट में। उसके अलावा सम वाला बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। लेकिन इसमें आपको यहाँ पे कॉमन पार्ट दे रखा है छात्र और माता पिता में, छात्र शिक्षक और माता पिता तीनों में कॉमन पार्ट दे रखा है, और इसमें 2 में कॉमन पार्ट दे रखा है। तो आपको हर जो डाटा दे रखा है वो कॉमन पार्ट के रूप में दे रखा है, कॉमन भाग के रूप में दे रखा है, तो आपको सम वाला चित्र बनेगा, सम वाला डायग्राम बनेगा। ओल वाला डायग्राम हमेशा ये वाला बनता है। ओल वाला डायग्राम ऐसा बनता है, और नो वाला डायग्राम कैसे बनता है, ये ऐसे बनता है। ओल वाला डायग्राम अगर आप मैथमेटिक्स से हो तो आप सबसेट पढ़ते होंगे। सबसेट, मान लीजिए ए बी का क्या है, सबसेट है, तो कंप्लीटली ये इसमें बिलोंग करना चाहिए। यहां पे ओल में वही होता है कि कंप्लीटली जो अंदर वाला पार्ट है वो इसमें बिलोंग करेगा, जो मैंने पिछले फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट टाइप में आपको कंप्लीटली समझाया। अब मैं यहाँ पे कौन सा डायग्राम बनाऊंगा, सम वाला बनाऊंगा। समझ में आ गया क्यों बनाऊंगा, क्योंकि आपको हर डाटा में कॉमन पार्ट दे रखा है। तो देखो आप क्वेश्चन, यहां पे देखो, ये मैंने सम वाला बना दिया, लेकिन आपको 3 डाटा 3 एंट्री दे रखे हैं, तो 3 बनाना पड़ेगा आपको। ये 3 होगा। ये एक मान लीजिए किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टूडेंट को, ये मान लीजिए किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, टीचर को, और ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, फादर और मदर को। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब मैं एक बार यहां लिख देता हूं कि 10% कौन है, स्टूडेंट एंड और माता पिता, फिर 10% कौन है, तीनों, स्टूडेंट, माता पिता और टीचर। फिर 15% और दे रखा है। 15% कौन है, 15% शिक्षक और माता पिता, टीचर और माता पिता, और फिर 35% दे रखा है स्टूडेंट और टीचर। ये आपको दे रखा है। तो सबसे पहले आपको उस पार्ट को उठाना पड़ेगा जिस पार्ट में तीनों कॉमन हो, यानी 3 तरह के व्यक्ति दे रखे हैं, एक तो स्टूडेंट, एक माता पिता और एक टीचर। सबसे पहले डायग्राम बनाने के लिए आपको उस डाटा को रखना पड़ेगा जिनमें तीनों। तो इसमें देखो स्टूडेंट, टीचर और फादर मदर, माता में, पिता माता में कौन सा पार्ट कॉमन है, आपको दिख रहा होगा। ये पार्ट क्या है, कॉमन पार्ट है। तो यहां पे कितना दे रखा है, 10%। इन तीनों में कितना दे रखा है, 10%। इसका सॉल्यूशन हमें मिल गया। फिर देखो ये 10% कौन सा है, स्टूडेंट और FM, फादर मदर। तो ये 10% किसके लिए मिल गया, ओनली ये तो कॉमन आ रहा है स्टूडेंट और फादर मदर में, ये मिल गया। जो 15% टीचर और मदर फादर, इसमें कौन सा कॉमन आ रहा है, ये वाला 15% में, ये आपको कॉमन पर्सन मिल जाएगा। ये स्टूडेंट और टीचर में कौन सा कॉमन आ रहा है, 35, ये स्टूडेंट और टीचर के लिए हो गया। यहां तक आपको इसे सेट करने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। जैसे आपको बस बात ये ध्यान रखनी है
कि इनको आपको कॉमन पार्ट मालूम होना चाहिए। जो तीनों का कॉमन पार्ट है वो ये है, इन दोनों का कॉमन पार्ट ये है, और इन दोनों का कॉमन पार्ट ये है, इन दोनों का कॉमन पार्ट ये आप रख दिए, उसके बाद आपको आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको यहां पे एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा, वो मैं अभी यहां पे बताता हूं। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको परसेंटेज दे रखा है, क्या दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है, तो आपको हर वर्ग को, जो हर कैटेगरी है, इसको 100% मानना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज का मीनिंग कितना होता है, 100%। इसको भी 100%, इसको भी 100% और इसको भी 100%। आपको मान लीजिए ये पार्ट निकालना है ओनली स्टूडेंट का, ये छायांकित भाग आपको मान लीजिए निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? जैसे मैं एक बार इधर बना के आपको समझा देता हूं। आपको ये भरा हुआ पार्ट मान लीजिए 70 है और ये खाली पार्ट 30 है। आपको बताना है कि टोटल भाग कितना था, टोटल खालिस्तान कितना था, तो ये भाग बताने के लिए इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। मान लीजिए 100 है, फिर आपको इसे मिटा दे, इस डाटा को, और आपको बता दे कि छायांकित भाग कितना है। छायांकित भाग निकालने के लिए आपको कितना घटाना पड़ेगा, 30। उसी प्रकार इसमें ओनली स्टूडेंट निकालने के लिए इस पार्ट में, पूरे भाग में, इस वर्ग में कितने थे उन सबको जोड़ के इसमें से घटा देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। ओनली टीचर आपको बताना हो तो टीचर के लिए इन तीनों को जोड़ के 100 में से घटा देंगे। ओनली फादर मदर बताना हो तो इन तीनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे। यहां तक उम्मीद करूंगा आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। देखो हम आंसर निकालते हैं। पहला भाग केवल छात्र आपको क्या है, निकालना है। तो कैसे निकालोगे? देखो ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट में कौन आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो 100 में से इन तीनों को घटा दो। 35 प्लस 10 प्लस 10 कितना बचा, 100 माइनस कितने हो गए, 55, और 100 में से 55 जाएंगे, कितने बचेंगे, 45। ये 55 घटाने हैं, 45 आपके आंसर है। केवल 45% इसमें क्या है, स्टूडेंट है। फिर देखो केवल शिक्षक निकालने के लिए आपको 100 में से माइनस करना पड़ेगा। किसको माइनस करना पड़ेगा, ये आपका टीचर का क्या है, वर्ग है। इनमें इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस। 35 प्लस 10 प्लस 15, ये कितने हो गए, 50, और 60, 100 में से 60 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 40। अब आपको केवल माता पिता निकालना है, माता पिता। तो माता पिता ओनली क्या निकालना है, माता पिता। तो इसमें आपको क्या घटाना पड़ेगा, ये देखो ये तीनों घटाना पड़ेगा या नहीं। ओनली माता पिता निकालने के लिए आपको ये तीनों घटाना पड़ेगा। तो इन तीनों को घटा दो, कितना आया, 100 माइनस ये कितने हो गए, 35, तो कितना बचा, 65। ये आपका आंसर है। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटली समझ में आया है। अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से देखना, आपको समझ में आएगा। और ये प्रश्न अगर आपको समझ में आ गया तो वेन डायग्राम के हर क्वेश्चन उम्मीद करूंगा आप कर सकते हो। ये आपने आत्मविश्वास बना लीजिए। तो कैसा लगा मेरा वीडियो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और आज की क्लास, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन क्लास 12 में पढ़ता है, उनके लिए मैथमेटिक्स की क्लास भी अपलोड की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।